हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई की समस्याएं। इसमें सुनिए, भारत में सिंचाई से संबंधित कतिपय समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है कुल कृषि क्षेत्र के कम भाग में सिंचाई की सुविधा। भारत में कुल कृषि क्षेत्र के केवल 33% भाग में सिंचाई की सुविधा है और 67% भाग अब भी मानसून का जुआ है। अन्य देशों की तुलना में यह प्रतिशत बहुत कम है। मिस्र में 100%, जापान में 70% तथा पाकिस्तान में 50% कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। नंबर 2 आता है सिंचाई क्षमता और उपयोग में अंतर। योजना काल में सिंचाई की क्षमता 226 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2009-10 में 1082.1 लाख हेक्टेयर कर दिए जाने का अनुमान है, किंतु देश में केवल 80% सिंचाई क्षमता का ही उपयोग होता है, अर्थात सिंचाई की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठाया गया है। नंबर 3 आता है सिंचाई की व्यवस्था होने पर भी एक से अधिक फसलें न उगाना। सिंचाई की व्यवस्था होने पर भी 2 अथवा 3 फसलें न उगाना साधनों का दुरुपयोग है। PR राव तथा बालेश्वर नाथ को खोज के अनुसार अनेक राज्यों में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों की तुलना में अधिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। नंबर 4 आता है सिंचाई की ऊंची दरें। अनेक राज्यों में सिंचाई की दरों को बहुत बढ़ा दिया गया है, जिसका भार उठाने में लघु व मध्यम किसान असमर्थ है। नंबर 5 आता है आंतरिक जल स्रोतों का कम उपयोग। भूमि के अंदर विद्यमान जल साधनों के केवल 40% भाग को ही कुओं द्वारा सिंचाई के उपयोग में ला पाए हैं। शेष जल का उपयोग करना आवश्यक है। नंबर 6 आता है जल रोक। जब सिंचाई नहरें जल निकास नहरों को काटती हैं तो वर्षा और बाढ़ का जल रुक जाता है, जिससे भूमि जलग्रस्त हो जाती है। कई बार साधारण तौर पर होने वाली वर्षा और समय के कारण सिंचाई क्षेत्र में पानी की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि लंबे समय तक जलमग्न रहती है। अतिसिंचन, जिनका वर्तमान में बहुत प्रचलन होता जा रहा है, अवरोध का एक कारण है। नंबर 7 आता है अव्यवस्थित सुविधाएं। नहरों व अन्य सिंचाई योजनाओं से जो पानी खेतों को दिया जाता है वह उचित समय पर नहीं मिल पाता है, बल्कि कभी समय से पूर्व तो कभी बाद में। इससे किसान उचित लाभ नहीं उठा पाता। नंबर 8 आता है चालू व्यय में वृद्धि। न केवल सिंचाई योजनाओं को पूरा करने की लागत बढ़ रही है, बल्कि इनके पूरा हो जाने के बाद इन पर किए जाने वाले व्यय भी निरंतर बढ़ रहे हैं। इसका यह फल हुआ कि सिंचाई परियोजनाओं से सरकार की हानि हो रही है। नंबर 9 आता है अंतर्राज्यीय झगड़े। चूँकि सिंचाई परियोजनाओं को चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, इसलिए भारत में सिंचाई के संबंध में विभिन्न राज्यों में झगड़े चलते रहते हैं, जिसका सिंचाई के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 10 कम उत्पादकता। भारत में सिंचाई परियोजनाओं में यद्यपि सरकार द्वारा अधिक निवेश किया जाता है, परंतु सिंचाई की उत्पादकता में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। नंबर 11 है क्षेत्रीय समानता। भारत में सिंचाई की सुविधाओं के संबंध में काफ़ी क्षेत्रीय समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हैं, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान आदि राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम हैं। अब आता है सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। इसमें सुनिए, नंबर 1 भूमिगत स्रोतों का इष्टतम प्रयोग। सिंचाई के लिए जिन कुओं का निर्माण किया जा चुका है उनका बेहतर प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस साधन का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं शक्ति के साधनों का अभाव, किसानों में परस्पर सहयोग का अभाव, फसलों की गहनता में कमी। नंबर 2 भूमि के आकार को ठीक करना। हमारे देश में भूमि का आकार सिंचाई के अनुकूल नहीं है। भूमि में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं टीले हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं हो सकती।
साथ ही नालियों का सही प्रबंध नहीं है। नंबर 3, अनुकूल फसल प्रतिरूप। फसलों का प्रतिरूप ऐसा होना चाहिए कि वर्षा के पानी और सिंचाई सुविधा का समुचित प्रयोग किया जा सके। इसके लिए बहुफसलीय कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 4, राशि का पूर्ण उपयोग। सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। नंबर 5, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग तथा विकास करना चाहिए। नंबर 6, सहकारी समितियों की स्थापना। कृषि क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिए जो ट्रैक्टर, उत्तम बीज, श्रेष्ठ किस्म की खाद तथा ट्यूबवेल व पंपिंग सेट आदि का प्रबंध करें। नंबर 7, नदी जल विवाद निपटारा। विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा शीघ्रता से किया जाना चाहिए। नंबर 8, अन्य सुझाव। नदी सिंचाई योजना पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। सिंचाई की आधुनिक वृद्धि, ड्रिप सिंचाई और फुब्बारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वर्षा के जल का संचय किया जाना चाहिए। अब आता है मेन एग्रीकल्चरल इनपुट, कृषि के प्रमुख आगत। इसमें सुनिए, कृषि आगतों से अर्थ उन साधनों से है जिनकी सहायता से कृषि उत्पादन का कार्य संपादित किया जाता है। इन साधनों में भूमि एवं श्रम व सिंचाई के अतिरिक्त जिन साधनों को सम्मिलित किया जाता है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद एवं उर्वरक। इसमें सुनिए, कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आगत खाद एवं उर्वरक है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में फैली विभिन्न प्रकार की कृषि योग्य जमीनों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए रासायनिक खादों का सहारा लिया जाता है। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के साथ खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग एक अनिवार्य उपाय हो सकता है। खाद एवं उर्वरक का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। नंबर ए है उर्वरकों का उत्पादन एवं आयात। मोटे तौर पर उर्वरक उद्योग ने पिछले दशक के दौरान तीव्र प्रगति की। उर्वरकों का उत्पादन जो 1951 से 52 में केवल 39,000 टन बढ़कर 2012-13 में 293.65 लाख टन हो गया। उर्वरकों के देशीय उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, परंतु उपभोग में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। देश में उर्वरकों के उत्पादन में तेज वृद्धि के बावजूद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफ़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। भारत में कुल उर्वरक उपभोग का लगभग 50%, यूरिया उपभोग का 20% व पोटाश युक्त उर्वरक का 100% आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर बी आता है उर्वरकों का उपभोग। 1965 में नई विकास रणनीति अपनाने के पश्चात रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तीव्र वृद्धि होती गई। उर्वरकों के उपभोग के बारे में उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं। उर्वरकों का उपभोग 1970 से 71 में 21.8 लाख टन हो गया और 2011-12 तक बढ़ते बढ़ते 270.4 लाख टन तक पहुंच गया। विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की खपत एक ही स्तर पर नहीं है। उदाहरण के लिए जहां 2009-10 में पंजाब में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग 237 किलोग्राम था, वहां ओडिशा में यह मात्र 61.6 किलोग्राम तथा मध्य प्रदेश में 70.8 किलोग्राम था। अब नंबर सी आता है उर्वरक उपभोग में असंतुलन। सरकारी कीमत नीति के परिणाम स्वरूप उर्वरकों की कीमतों में असंतुलन पैदा हुआ है, जिससे इनके प्रयोग में भी असंतुलन बढ़ा है। भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश का आदर्श अनुपात 4:2:1 था, परंतु उसके विपरीत भारत में 2010-11 में इन उर्वरकों के प्रयोग का वास्तविक अनुपात 1:2:1 था। नंबर डी है उर्वरकों का मूल्य नियंत्रण एवं सब्सिडी। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने और किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार यूरिया तथा विनियंत्रित P&K उर्वरकों के विक्रय मूल्य को निर्धारित एवं अनुसूचित करती है। चूँकि उर्वरकों के विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम होता है, अतः विक्रय मूल्य और उत्पादन लागत के उर्वरकों के विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से
अतः विक्रय मूल्य और उत्पादन लागत के बीच का अंतर, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित होता है, को सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है। नंबर ई आता है जैविक खाद। प्रमुख जैविक खाद निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद। वर्मी कंपोस्टिंग दो शब्दों वर्मी तथा कंपोस्टिंग से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है कृमि से तैयार खाद। यहाँ कृमि से आशय सिर्फ केंचुए से है, यानी केंचुए द्वारा तैयार खाद। केंचुए मिट्टी तथा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं, तत्पश्चात उन पदार्थों का विघटन आरंभ हो जाता है। केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खा जाते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ केंचुओं के पाचन तंत्र से होता हुआ जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है तथा मिट्टी की मध्य वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंचुए की खाद बनती है। नंबर सेकंड, जीवाणु खाद का प्रयोग। जंगलों में अनेक तरह के लाभदायक जीवाणु स्वयं ही अपना परिवार उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, अतः इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना स्वस्थ व कम लागत की खेती के लिए आवश्यक है। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन स्थापित करना, टाइजोबियम व अजोटोबैक्टर, एजोस्पर्म पीएसबी एवं बैम अजोला भूमि में मौजूद फास्फोरस पौधों को उपलब्ध करना तथा कई अन्य तरह के कार्य करते हैं। नंबर थर्ड आता है हरी खाद। भूमि और फसल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हरी खाद भी एक अच्छा उपाय है। प्रमुख हरी खाद की फसलें हैं सनई, लोबिया, ढैंचा, उड़द, मूंग, ग्वार, मटर, बरसीम, सैंजी आदि, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि पाया जाता है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है, यानी जैविक जोताई हो जाती है। मृदा, वायु एवं जल संचार सुधरता है। लवणीय व क्षारीय मृदा का सुधार होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।